बच्चों, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आए हैं। यूनिट 4, वायुमंडल का संगठन एवं स्थिरीकरण। वायुमंडल का संगठन एवं स्थिरीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर वायुमंडल, उसका संगठन और उसकी परतों के बारे में हम पढ़ेंगे। सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही ऐसा वायुमंडल विद्यमान है जो प्राणी जीवन के लिए उपयोगी है। हम जानते हैं, जब से हमने जन्म लिया है तब से हम ये बात जानते हैं कि वायु हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे लिए श्वास लेना, ऑक्सीजन लेना बहुत ही आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन न होती तो प्राणी मात्र का दम घुट जाता। यदि ओजोन न होती तो सूर्य के तीव्र किरणों से हम झुलस जाते। यदि जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं नाइट्रोजन N2 न होते तो प्राणी प्यास व भूख से मर जाते। इस प्रकार धरातल पर पाया जाने वाला जीवन वायुमंडल में उपस्थित कुछ तत्वों की ही देन है। ठीक है, फ्रिंच और टीवार्था के अनुसार। फ्रिंच एवं टीवार्था, ये हमारे ज्योग्राफर हैं, इन्होंने कहा है कि वायुमंडल गैसों का आवरण है जो धरातल से सैकड़ों मील की ऊंचाई तक विस्तृत है तथा पृथ्वी का अभिन्न अंग है। जो वायुमंडल है वो एक गैसों का आवरण है। ठीक है, उसमें गैसें पाई जाती हैं और जो धरातल से सैकड़ों मील की ऊंचाई तक, सैकड़ों मील तक, ठीक है, धरातल से लेकर सैकड़ों मील ऊपर तक जाते हैं हम, तो वहां तक ये विस्तृत है और हमारी पृथ्वी का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पे ये स्पष्ट रूप से दिखाई अनुभव किया जाता है। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायु कोई रासायनिक यौगिक नहीं बल्कि गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। इसकी निचली परतें ऊपरी परतों की अपेक्षा बहुत सघन होती है। वायु कोई रासायनिक यौगिक नहीं है ना, कोई केमिकल कंपोजिशन वो नहीं है ये, बल्कि क्या है, गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। मैकेनिकल मिक्सचर, यांत्रिक मिश्रण है किसका? गैसों का। इसकी निचली परतें ऊपरी परतों की अपेक्षा बहुत सघन होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि नीचे के भाग में, धरातल के नज़दीक जो भाग है, यहाँ पर वायु को स्पष्टता महसूस किया जाता है। तो यहाँ पे ये सघन रूप से पाई जाती है। गैसें, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प की मात्रा 99.99% होती है। ठीक है, किसकी मात्रा, इन सब गैसों की मात्रा कितनी होती है? 99.99%। स्थायी गैसें, परमानेंट गैसें, ये कौन सी होती है उनको देख लेते हैं हम। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन स्थायी गैसें हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन O2 स्थायी गैसें हैं। इनकी मात्रा वायुमंडल के निचले भाग में लगभग समान रहती है। कहाँ पर? वायुमंडल के निचले भाग में, यानी कि हमारे धरातल पर ये इनकी मात्रा समान रूप से पाई जाती है। 100 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन विलुप्त हो जाती है। मानव के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और ऑक्सीजन कहाँ तक पाई जा रही है? 100 किलोमीटर तक। उसके ऊपर ऑक्सीजन का विलुप्त होना पाया जाता है, तथा 125 किलोमीटर के ऊपर नाइट्रोजन समाप्त हो जाती है। और यदि हम धरातल से 125 किलोमीटर ऊपर की ओर जाते हैं तो नाइट्रोजन भी समाप्त हो जाती है। अस्थायी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अस्थिर होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, उसकी मात्रा अस्थिर होती है, क्योंकि यह मनुष्यों द्वारा वस्तुओं के जलने या गलने तथा ज्वालामुखी के उद्गारों से प्राप्त होती है। किस प्रकार प्राप्त होती है? मनुष्यों द्वारा वस्तुओं के जलने या गलने तथा ज्वालामुखी के उद्गारों से प्राप्त होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है मात्रा? इसकी अस्थिर होती है। जल वाष्प, वाटर वेपर, यह वायुमंडल की सबसे अस्थायी गैस है। इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। क्या है ये?
यह वायुमंडल की सबसे अस्थायी गैस है। कौन सी? जल वाष्प। वायुमंडल की सबसे अस्थायी गैस है। इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। इसकी उत्पत्ति का स्रोत धरातलीय जलराशियाँ, नदियाँ, झीलों, समुद्र आदि। धरातलीय जलराशियों में कौन कौन सी आती है? नदी, झील, समुद्र, ये सब आते हैं। मिट्टी तथा वनस्पति है। तो क्या है? वायुमंडल की सबसे अस्थायी गैस है और इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। इसकी उत्पत्ति का स्रोत धरातलीय जलराशियां हैं, मिट्टी है और वनस्पति है। प्रत्येक वायु राशि एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प धारण कर सकती है। हम जानते हैं कि वायु में कहीं नमी होती है, कहीं शुष्कता होती है। तो वायु क्या होती है कि एक निश्चित तापमान पर निश्चित मात्रा में, है ना, तापमान भी निश्चित हो और उसकी मात्रा भी निश्चित होती है, जल वाष्प धारण कर सकती है। तभी तो हम कह सकते हैं कि यदि उसने धारण कर लिया है तो वायु में नमी है, और नहीं धारण किया है तो वायु शुष्क है। धरातल पर जीव जगत के लिए वायुमंडलीय नमी जल वाष्प का बहुत महत्व होता है। ये तापमानों को नियंत्रित रखती है। किसका महत्व है? जीव जगत के लिए नमी का, जल वाष्प का बहुत महत्व होता है। ये तापमानों को नियंत्रित रखती है। कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो और वहाँ पे वायु में नमी आ जाती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है और मनुष्य शांतिपूर्वक उस जगह पे रहता है। उसके बाद है ठोस कण, सॉलिड पार्टिकल्स। वायुमंडल में बहुत सूक्ष्म ठोस कण भी उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में बहुत सूक्ष्म ठोस कण भी उपस्थित रहते हैं जो आँख से दिखाई नहीं देते। इन्हें एरोसोल कहते हैं। क्या हुआ? वायुमंडल में बहुत सूक्ष्म ठोस कण भी रहते हैं जो हमें आँख से दिखाई नहीं देते और उन्हें हम क्या कहते हैं? एरोसोल। इनमें धूल कण मुख्य है। इनकी मात्रा धरातल के स्वभाव, रचना, वनस्पति और वायु के वेग पर निर्भर करती है। इनकी जो मात्रा होती है किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो धरातल के स्वभाव पर, धरातल कैसा है ना? पर्वत, पठार, मैदानी जो भाग है उसका स्वभाव कैसा है धरातल का, उसकी रचना कैसी है, वनस्पति और वायु के वेग पर। यदि कहीं वनस्पति उग रही है और वहाँ बहुत तेज हवा चल रही है तो वनस्पति उस हवा के वेग को थोड़ा कम कर देती है कि उससे रुकावट पैदा हो जाती है और वहीं जो धूल कण है वहीं पर पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, है ना? तो वायु का वेग, उसकी रचना, धरातल का स्वभाव, ये सब बातें इस पे निर्भर करती है। वायुमंडल की परतें या स्तर। क्षोभमंडल, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें वायुमंडल के कुल आणविक या गैस भार का 75% संकेंद्रित है। क्षोभमंडल में ऊंचाई की ओर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। ताप के घटने की दर तापक्षय दर कहलाती है। कौन सा मंडल है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी कि हमारे धरातल पर जिस पर हम सांस ले रहे हैं, जहाँ हम चल रहे फिर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, वो कौन सी परत है? क्षोभमंडल। ठीक है। इसमें वायुमंडल के कुल आणविक या गैस भार का 75% संकेंद्रित है। कितना भाग है यहाँ पे? 75%। क्षोभमंडल में ऊंचाई की ओर प्रति 1000 मीटर पर, है ना, प्रति 1000 मीटर पर कितनी हो रहा है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। ठीक है ना, ऊंचाई की ओर प्रति 1000 मीटर पर ऊंचाई की ओर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। और ताप के घटने की यह दर क्या कहलाती है? ताप क्षय, यानी कि ताप का घटना या कम होना। इसके बाद है दूसरा क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य की परत है। सबसे पहला क्या था? क्षोभ मंडल। उसके जस्ट ऊपर क्या आ रहा है? क्षोभ सीमा। और इसके क्षोभ सीमा के ऊपर क्या आता है? समताप मंडल। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य की जो परत है वो है क्षोभ सीमा, जिसमें तापक्षय में दर में अनायास परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पे जो तापक्षय की दर है उसमें परिवर्तन आ जाता है। सामान्यतः
इसकी सीमा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ढालू होती है। इस प्रकार क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह क्षोभ सीमा कहलाती है। इसे मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहा गया है। इसकी औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर है। क्या होता है कि इसकी सीमा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ढालू होती है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो इसकी सीमा है, सामान्यतः इसकी सीमा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कैसी हो जाती है? ढालू हो जाती है। इस प्रकार क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह क्षोभ सीमा कहलाती है। इसे मौसमी परिवर्तनों की छत, क्या कहते हैं हम इसे? मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहा गया है। इसकी औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर है। इसके जस्ट ऊपर आता है समताप मंडल। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्षोभ मंडल, फिर क्षोभ सीमा, अब है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह परत फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है ये? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यहाँ तापमान समान रहने के कारण इस परत को समताप क्षेत्र भी कहते हैं। समताप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी कि ताप का समान होना। तो यह तापमान समान रहता है, इसीलिए इसको समताप क्षेत्र भी कहते हैं। इस परत में संवहनिक धाराएं, धूलकण, मेघ तथा नमी लगभग शून्य होते हैं। क्या क्या? संवहनिक धाराएं भी नहीं चलती यहाँ पे, धूलकण भी नहीं पाए जाते, और नमी लगभग शून्य हो जाती है। समताप मंडल की ऊंचाई पर ऋतु, अक्षांश तथा आंधियों का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है यहाँ पे? अक्षांश का और आंधियों का और ऋतु का। शीत की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में यह परत अधिक ऊंची होती है। शीत में यह परत नीची और ग्रीष्म में यह परत अधिक ऊंची होती है ना। इसके बाद आता है ओजोन मंडल, ओजोनोस्फियर। ये गर्म परत ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों तथा विकिरण के अवशोषण के कारण है। कैसे है ये? गर्म परत ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों तथा विकिरण के अवशोषण के कारण है। ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण यद्यपि 22 किलोमीटर पर मिलता है। कहाँ पे मिलता है सर्वाधिक संकेंद्रण? 22 किलोमीटर पर मिलता है, किंतु इसका उत्पादन तथा विखंडन 30 किलोमीटर के ऊपर सर्वाधिक होता है। इसका उत्पादन तथा विखंडन 30 किलोमीटर के ऊपर सर्वाधिक होता है। ओजोन गैस की अधिकता के कारण इस परत को ओजोन मंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ओजोन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इसकी जो खासियत ये है कि ये गर्म परत ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों तथा विकिरण के अवशोषण के कारण है। ठीक है, ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे हो रहा है? 22 किलोमीटर पर मिलता है, किंतु इसका उत्पादन और विखंडन 30 किलोमीटर के ऊपर सर्वाधिक होता है। ठीक है, और ओजोन गैस की अधिकता के कारण इस परत को ओजोन मंडल कहते हैं। उसके बाद आता है मध्य मंडल, मेसोस्फियर। 20 से 80 किलोमीटर के मध्य विस्तृत परत को मध्य मंडल कहा गया है। कितनी ऊंचाई है? 20 से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य विस्तृत परत को मध्य मंडल कहा गया है। इस परत की अनेक ताप संबंधी विशेषताएं हैं। इस परत में वायु दाब अत्यधिक न्यून होता है। यहाँ जो प्रेशर है वो न्यून हो जाता है, और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मात्र 1 मिलीबार। कितनी ऊंचाई पर? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार, और 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर 0.01 मिलीबार वायु दाब होता है। 5वें नंबर पे आता है समताप मंडल या आयन मंडल, थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर। दोनों को ले ले, तापमंडल या आयन मंडल, तो थर्मोस्फियर और आयनोस्फियर। 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक फैली परत तापमंडल कहलाती है। जो 80 से 500 तक की रेंज उसमें आती है किलोमीटर के उसमें ऊंचाई पे, तो वो है समताप मंडल। और इस परत की निचली तह नाइट्रोजन, आणविक ऑक्सीजन और आणविक परमाणुओं से निर्मित है। इसके बाद आता है बहिर्मंडल तथा चुंबकीय मंडल, एक्सोस्फियर एंड मैग्नेटोस्फियर।
ठीक है। तो ये 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहिर्मंडल का निचला तल स्थित है। कितनी है ऊंचाई? 500 से लेकर 1000 किलोमीटर। बहिर्मंडल का निचला तल स्थित है। इस परत में ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन, आयनित ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु भारी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ वायुमंडल बहुत विरल होता है। दोबारा देख लेते हैं हम। 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहिर्मंडल का निचला तल स्थित है और इस परत में ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन, कौन सी चीज? ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन, आयनित ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु भारी मात्रा में मिलते हैं। यह वायुमंडल बहुत विरल होता है। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी वगैरह लेनी हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।